हेलो एवरीवन, वेलकम टू इग्नू स्टूडेंट जोन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ के बारे में आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह है IBO 1 का यूनिट 2 थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का पॉइंट नंबर 2.3 रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ ट्रेड का सब पॉइंट 2.3.4 फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि ये होता क्या है। फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड। द कंट्री विल नॉट ट्रेड विथ ईच अदर अनलेस ट्रेड मेक्स देम बेटर ऑफ। तो क्या होता है कि जो दो कंट्रीज़ होते हैं, जितने भी कंट्रीज़ होते हैं, वो एक दूसरे से के साथ ट्रेड तब तक नहीं करेगी जब तक उन लोगों के बीच का जो ट्रेड होता है वो बेटर ना हो जाए। मतलब ट्रेड से उन लोगों के बीच का जो रिश्ता होता है वो बेटर ना हो जाए। अगर मान लीजिए दो कंट्रीज़ है, दो कंट्रीज़ के बीच का जो रिलेशन होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो वो दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करेगी। अगर रिलेशन अच्छा है या नॉर्मल भी है तभी जा कर के वो एक दूसरे के साथ ट्रेड करेगी। वॉट वी कैन शो हेयर इज़ दैट फ्री ट्रेड इज़ ऑलवेज बेटर देन नो ट्रेड। तो यहाँ पे हम लोग को ये पता लगता है कि जो फ्री ट्रेड होता है वो हमेशा बेटर होता है नो ट्रेड से। In course of this discussion, we will further explain why is the Ricardian system the specialization is complete. Our starting point is the exchange ratio or value in the two countries in the pre-trade situation. तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि जो रिकार्डियन सिस्टम होता है, जो स्पेशलाइजेशन का, वो एक कंप्लीट कैसे होता है, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है एक्सचेंज रेशियो या वैल्यू का कोई भी दो कंट्रीज़ के बीच में, वो क्या होता है प्री ट्रेड सिचुएशन में होता है। फॉर द होम कंट्री द एक्सचेंज रेशियो 3/5 यूनिट ऑफ व्हीट एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इज़ द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इन फिगर 2.1। तो होम कंट्री के लिए जो एक्सचेंज रेशियो होता है वो क्या है 3/5 यूनिट होता है व्हीट का एक्सचेंज रेट, क्लोथ का 1 यूनिट के लिए। तो वो क्या है, वो एक स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का। इसके बारे में देखिए टेबल जो यहाँ पे दिया हुआ है लेबर प्रोडक्टिविटीज़ का, उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप जा करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। One may draw a similar diagram for the foreign country and the slope in of its production possibility frontier will show the exchange ratios as 1/4 unit of wheat for 1 unit of cloth। तो उसी तरह से एक फॉरेन कंट्री के लिए भी डायग्राम बन सकता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो स्लोप भी बन सकता है और जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के लिए, जो कि ये बताएगा कि जो एक्सचेंज रेशियो होता है वीट का 1/4 यूनिट वीट का, वो होता है क्लोथ के 1 यूनिट के लिए। बट देयर इज़ अनदर एस्पेक्ट ऑफ फिगर 2.1 which has not been fully explained, and this is the indifference curve drawn as a dotted curve targeted to the production possibility frontier। तो एक एक्सपेक्ट भी है इस फिगर का, यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया है इस फिगर को, और साथ ही साथ जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो ड्रॉ किया जा सकता है एक डॉटेड कर्व के साथ, जो कि टारगेट करता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर को। इन द इक्विलिब्रियम पॉइंट P, the marginal rate of transformation MRT, which is slope of the production possibility frontier, gives the rate at which wheat can be converted into cloth by shifting labor from wheat to cloth। तो जो इक्विलिब्रियम पॉइंट P है, वहाँ पे जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है MRT होता है, वो क्या होता है, वो एक स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर का, जो कि ये रेट बताता है जिसमें कि वीट को कन्वर्ट किया जा सकता है क्लोथ में लेबर को शिफ्ट करके। मीन्स लेबर को अगर वीट से अगर क्लोथ में कन्वर्ट किया जाए, शिफ्ट किया जाए, तो वीट को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा क्लोथ में, वीट का रेट को। दिस इज़ अगेन द सेम एज द एक्सचेंज रेशियो। ये फिर से एक्सचेंज रेशियो की तरह ही सेम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वीट को एक्सचेंज किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है क्लोथ में लेबर को शिफ्ट करके। द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व मेजर्स द मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन और द रेट एट विच द कंज्यूमर विल सब्सटीट्यूट वीट फॉर क्लोथ। तो क्या होता है, ये जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का, वो मेजर करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को, या तो फिर रेट को मेजर करता है जिसमें कि कंज्यूमर जो है वो सब्सटीट्यूट करेगा वीट को क्लोथ के लिए। एट P MRT इज इक्वल टू MRS इज इक्वल टू 3/5। तो P यानी कि जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है वहाँ पे क्या हो जाएगा, MRS
MRT के बराबर हो जाएगा, जो कि 3/5 है। फॉर अ फॉरेन कंट्री MRT इज इक्वल टू MRS इज इक्वल टू 1/4। तो फॉरेन कंट्री के लिए MRT MRS के बराबर होगा और MRS जो है 1/4 के बराबर होगा। Let us assume that the two countries have no trade with each other. Now suppose that the home country shift labor from cloth to wheat to produce an extra 3/5 unit of wheat at the cost of 1 unit of cloth. तो सपोज़ कीजिए सबसे पहले कि जो दो कंट्रीज़ है उसके बीच में कोई भी तरह का ट्रेड नहीं होता है, और फिर ये सपोज़ कीजिए कि जो होम कंट्री है वो लेबर को शिफ्ट करता है क्लोथ से लेकर के वीट में, ताकि वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके। मीन्स 3/5 यूनिट ऑफ वीट को वो एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सके क्लोथ का 1 यूनिट के कॉस्ट पे। बट दिस लॉस ऑफ 1 यूनिट ऑफ क्लोथ कैन बी फ्रॉम compensated through trade with the foreign country where only 1/4 यूनिट ऑफ वीट इज़ रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ क्लोथ। तो ये जो लॉस है जो 1 यूनिट क्लोथ का, उसको कॉम्पनसेट किया जा सकता है ट्रेड के थ्रू फॉरेन कंट्री के साथ, जहाँ पे क्या होता है कि जो 1/4 यूनिट है वीट का उसको जिसका ज़रूरत पड़ेगा ताकि वो 1 यूनिट क्लोथ को बाय कर सके। इन दिस एक्सचेंज द होम कंट्री गेन्स फ्रॉम ट्रेड। तो इस एक्सचेंज में क्या होगा कि होम कंट्री ट्रेड को गेन कर लेगा। सिंस ट्रेड इज गेनफुल द होम कंट्री विल कीप ऑन रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ वीट टिल इट प्रोड्यूसेस ओनली वीट एंड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन अकर्स। तो क्या होगा कि जो ट्रेड होता है वो क्या होता है, गेनफुल होता है। तो जो होम कंट्री है वो अपना क्लोथ का प्रोडक्शन को रिड्यूस करते जाएगा और साथ ही साथ वीट का प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगा। जब तक ये ऐसा करेगा तब तक करेगा ऐसा जब तक जो वीट है वो अपना स्पेशलाइजेशन कंप्लीट करके नहीं रख लेता है। बट विल द फॉरेन कंट्री ऑल्सो गेन, वी विल सून फाइंड आउट। पर क्या फॉरेन कंट्री को भी गेन होगा, इसके बारे में हम लोग जल्दी पता लगा लेंगे। थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेज प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ट्रेड। तो जो थ्योरी है कॉम्परेटिव एडवांटेज का वो बेसिस ऑफ ट्रेड को प्रोवाइड करता है। व्हेन टू कंट्रीज आर ऑटार्कीज देयर आर 4 मार्केट फॉर वीट एंड क्लोथ इन द होम कंट्री एंड द मार्केट फॉर वीट एंड क्लोथ इन द फॉरेन कंट्री। तो जब क्या होता है कि जब दो कंट्री ऑटार्कीज़ में होते हैं तो 4 मार्केट होते हैं। तो पहला जो होता है मार्केट होता है वीट और क्लोथ का होम कंट्री में, और दूसरा होता है वीट और क्लोथ का मार्केट फॉरेन कंट्री में। इफ़ ट्रेड इज़ फ्री देयर आर नो टैरिफ्स और कोटा और एनी अदर काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड बिटवीन द 2 कंट्रीज़। तो अगर मान लीजिए कि ट्रेड फ्री है तो यहाँ पे कोई भी टैरिफ, कोई भी कोटा का ज़रूरत नहीं है, कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शंस नहीं होगा गुड्स के मूवमेंट में 2 कंट्रीज़ के बीच में। तो क्या होगा कि जो 4 मार्केट्स है वो इंटीग्रेटेड हो जाएंगे 2 मार्केट्स में, 1 वर्ल्ड मार्केट फॉर वीट एंड 1 वर्ल्ड मार्केट फॉर क्लोथ। तो एक तरह से हो जाएगा वीट के लिए एक ही मार्केट हो जाएगा पूरे वर्ल्ड में, और साथ ही साथ क्लोथ के लिए भी वर्ल्ड में एक मार्केट हो जाएगा। द एक्सचेंज रेशियो बिटवीन क्लोथ एंड वीट विल बी डिटरमाइंड इन द वर्ल्ड मार्केट। तो जो एक्सचेंज रेशियो होगा क्लोथ और वीट का वो वर्ल्ड मार्केट में डिटरमाइन किया जाएगा। व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेशियो व्हेन द वर्ल्ड मार्केट आर इन इक्विलिब्रियम। तो एक्सचेंज रेशियो क्या होगा जब वर्ल्ड का जो मार्केट है वो इक्विलिब्रियम में होगा तब। वी कैन आर्ग्यू दैट इट विल लाई बिटवीन द एक्सचेंज रेशियो इन द 2 countries in the pre-trade situation, that is between 1/4 and 3/5, which are simply the prices of cloth in terms of wheat in the foreign and home country respectively। तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो कंट्रीज़ के बीच में जो एक्सचेंज रेशियो होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में क्या होगा, वो प्री ट्रेड सिचुएशन में होगा, जो कि है 1/4 और 3/5। ठीक है, और जो क्या होता है जो सप्लाई होता है प्राइसेस का जो क्लोथ के टर्म्स में या वीट के टर्म्स से फॉरेन मार्केट में और या होम कंट्री में, उसके लिए सिंस द फॉरेन कंट्रीज एक्सपोर्टिंग क्लोथ द प्रेशर ऑफ होम कंट्रीज इम्पोर्ट डिमांड फॉर क्लोथ विल रेज द प्राइस ऑफ क्लोथ 1/4 टू से 2/5। तो क्या होगा कि जो फॉरेन कंट्री है वो एक्सपोर्ट कर रहा है क्लोथ को, तो जो प्रेशर होगा होम कंट्री को इम्पोर्ट को डिमांड को लेकर के, उससे क्या होगा कि जो क्लोथ का प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा 1/4 से, सपोज़ कीजिए वो 2/5
हो जाएगा। इन द होम कंट्री द अपोजिट विल हैपन। तो उसी तरह से होम कंट्री में क्या होगा, अपोजिट होगा, क्योंकि देखिए फॉरेन कंट्री वाला क्या कर रहा है, अपना गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वो ज़्यादा प्राइस में वो कर देगा। पर उसके केस में क्या होगा कि दूसरा कि जो होम कंट्री होगा उसके साथ ये दूसरा होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा प्राइस में वो ले रहा है, तो अगर ज़्यादा प्राइस में ले रहा है तो अगर वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज़्यादा प्राइस में बेचेगा भी तो उसको एक तरह से लॉस हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा प्राइस दे करके पहले वाला गुड को ही जल्दी से कोई परचेज नहीं करना चाहेगा। सिंस इट इज़ एन इम्पोर्टर ऑफ क्लोथ, द फॉरेन सप्लाई विल कीप एडिंग टू डोमेस्टिक सप्लाई एंड रिड्यूस द प्राइस ऑफ क्लोथ फ्रॉम 3/5 टू से 2/5। तो क्या होगा कि जो इम्पोर्टर है क्लोथ का होम कंट्री, तो उससे क्या होगा कि जो फॉरेन का सप्लाई जो होता है वो अगर ऐड करते जाएगा डोमेस्टिक सप्लाई में, तो उससे क्या होगा कि क्लोथ का प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सपोज़ कि जब अभी जो 3/5 है उसको कम करके वो 2/5 कर देगा। In other words, we are assuming that the equilibrium exchange ratio will be 2/5 in the world market. Remember that in free trade, the countries will pay the same price for any good and the law of one price has to hold. तो हम लोग को ये मान के चलते जो इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेशियो होता है वो 2/5 होगा पूरे वर्ल्ड के मार्केट में। पर ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि जो फ्री ट्रेड होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, उसमें क्या होगा कि सेम प्राइस को पे किया जाएगा हर गुड्स के लिए, और साथ ही साथ लॉ भी सेम होगा वन प्राइस होल्ड करने के लिए। Now we can make a comparison between free trade and no trade, assuming that in free trade both countries can exchange 2/5 unit of wheat for 1 unit of cloth. तो हम लोग ये कंपैरिजन अब कर सकते हैं ट्रेड, फ्री ट्रेड और नो ट्रेड के बीच में, ये मान करके क्योंकि जो फ्री ट्रेड होता है दोनों कंट्रीज में उसको एक्सचेंज किया जा सकता है 2/5 यूनिट ऑफ वीट को 1 यूनिट क्लोथ के लिए। रिमेंबर दैट दिस एक्सचेंज रेशियो वॉज 3/5 इन द होम कंट्री एंड 1/4 इन द फॉरेन कंट्री। तो जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं कि जो होम कंट्री का जो एक्सचेंज रेशियो था वो 3/5 है और जो फॉरेन कंट्री का है वो 1/4 है ट्रेड के पहले। It is now easy to see that the home country will gain by reducing the production of cloth and importing it, and the foreign country will gain by reducing the production of wheat and importing it. तो हम लोग ये आप आसानी से बता सकते हैं कि जो होम कंट्री होता है वो गेन करेगा, प्रॉफिट अर्न करेगा अगर वो क्लोथ का प्रोडक्शन को घटा देता है और उसको इंपोर्ट करता है, और साथ ही साथ जो फॉरेन कंट्री है वो ज़्यादा तभी करेगा जब वो वीट का प्रोडक्शन को घटा देगा और उसको इंपोर्ट करेगा। If the home country reduces cloth production by 1 unit, it will increase wheat output by 3/5 unit. तो अगर होम कंट्री क्लोथ का प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है 1 यूनिट से, तो वो वीट का आउटपुट को 3/5 यूनिट तक बढ़ा सकता है। बट आउट ऑफ दिस 3/5 यूनिट ऑफ एक्स्ट्रा वीट, द होम कंट्री कैन एक्सपोर्ट 2/5 यूनिट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट एंड इम्पोर्ट 1 यूनिट ऑफ क्लोथ इन एक्सचेंज। तो ये जो 3/5 यूनिट एक्स्ट्रा है वीट का होम कंट्री के पास, वो क्या कर देगा, वो एक्सपोर्ट कर देगा उसमें से 2/5 यूनिट वर्ल्ड के मार्केट को, और इम्पोर्ट कर देगा 1 यूनिट क्लोथ को उसके बदले में। द consumer will lost 1 unit of cloth will get it back through import with country, and the country will end up with the supplies of 1/5 unit of wheat. तो जो कंज्यूमर है वो उसको नुकसान हो जाएगा 1 यूनिट क्लोथ का, पर वो क्या करेगा, वो इंपोर्ट के थ्रू उसको वापस वो मिल जाएगा जो कंट्री से इंपोर्ट होगा वहाँ से, और जो कंट्री है वो सप्लाई कर देगा 1/5 यूनिट ऑफ वीट को। इफ़ द फॉरेन कंट्री रिड्यूसेस द प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय 1 यूनिट, इट विल इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ बाय 4 यूनिट। तो अगर फॉरेन कंट्री जो है वीट का प्रोडक्शन को 1 यूनिट से घटा देता है तो वो 4 यूनिट क्लोथ का प्रोडक्शन को बढ़ा सकता है। इन द वर्ल्ड मार्केट 5/2 यूनिट ऑफ क्लोथ विल एक्सचेंज फॉर 1 यूनिट ऑफ वीट। तो जो वर्ल्ड मार्केट है वहाँ पे 5/2 यूनिट जो है क्लोथ का उसको एक्सचेंज किया जा सकता है वीट के 1 यूनिट के लिए। Thus the foreign country recovers the loss of 1 unit of wheat through import and has a surplus of 3/2 unit of cloth. तो क्या होता है कि जो फॉरेन कंट्री है वो रिकवर कर लेगा अपना 1 यूनिट का वीट का लॉस को, उसके लिए क्या करेगा, इंपोर्ट करेगा वो, और साथ ही साथ उसको सरप्लस होगा यानी कि गेन करेगा 3/2 यूनिट ऑफ क्लोथ को। दस फ्री ट्रेड बेनिफिट बोथ कंट्री हु टेंड टू स्पेशलाइज कम्प्लीटली इन द गुड्स इन विच दे हैव कॉम्परेटिव एडवांटेज। तो फ्री ट्रेड होता है उससे क्या होगा, दोनों कंट्री को फ़ायदा होगा। जो उसमें कैसे होगा कि जो गुड्स को लेकर के उनके पास कॉम्परेटिव एडवांटेज होता है वो उसी गुड्स के लिए स्पेशलाइज्ड है, उसी गुड्स में वो अपना प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ाएंगे, और जिसमें वो स्पेशलाइज्ड नहीं है, जिसमें उनको कॉम्परेटिव एडवांटेज नहीं मिल रहा है, उस गुड्स को वो मिनिमाइज़ कर देंगे उसका प्रोडक्शन, या तो फिर ख़त्म कर देंगे उसका प्रोडक्शन, उसको इम्पोर्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा
फ्री ट्रेड और गेन फ्रॉम ट्रेड। लेकिन अगर आपको और अच्छी तरह से समझना, अगर आप पहला वाला मेरा वीडियो नहीं देखे है एब्सोल्यूट एक्सचेंज, एब्सोल्यूट एडवांटेज वर्सेस कॉम्परेटिव एडवांटेज का, तब उसको वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि और ईजिली से आपको और अच्छी तरह से आपको ये पॉइंट समझ में आ सके फ्री ट्रेड एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड का। तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको ये पॉइंट को समझने में दिक्कत ना हो। वीडियो को बार बार देखिए ताकि और ईजिली आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।